आपका स्वागत है आज की बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों में, जिनको जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि इस चैनल पर देश दुनिया की 10 बड़ी और महत्वपूर्ण खबरों की अपडेट सबसे पहले आती है। इसी के साथ सबसे पहले हम आपको बता दें कि किन 10 बड़ी खबरों के बारे में इस वीडियो में चर्चा करेंगे। पहली बड़ी खबर, चीन के जासूस नेटवर्क का भंडाफोड़। भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया भर में 24 लाख लोगों की कर रहा था जासूसी। चीन को पीएम मोदी का कड़ा संदेश, सीमा पर खड़े जवानों के साथ खड़ा है पूरा देश। एसबीआई ने दिया ग्राहकों को बड़ा झटका, अब एफडी पर आपको मिल सकता है इतना कम ब्याज। जीएसटी कंपनसेशन विवाद, 13 राज्यों ने केंद्र की कर्ज योजना के लिए भरी हामी। एलपीजी गैस पर बड़ी खबर, मोदी सरकार को मिली जीत, पूरा हुआ उनका लक्ष्य। यूपी में नई फोर्स का गठन, बिना वारंट कर सकती है गिरफ्तार और ले सकती है तलाशी। एनडीए उम्मीदवार हरिवंश फिर बने राज्यसभा के उप सभापति, पीएम मोदी ने भी दी बधाई। जीएसटी रिटर्न में बिक्री की त्रुटियां हो सकेंगी संशोधित। योगी सरकार की पहल पर यूपी में अब 17 नए रूट पर शुरू होगी विमान सेवाएं। फिलहाल नहीं छीना जाएगा 48,000 परिवारों का आशियाना। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा, हल पर दिल्ली सरकार व रेलवे से बातचीत चल रही है। हाँ, चलते हैं सबसे पहली बड़ी खबर की ओर। चीन के जासूसी नेटवर्क का भंडाफोड़। भारत, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, दुनिया में 24 लाख लोगों का कर रहा था जासूसी। दुनिया भर में 24 लाख अति महत्वपूर्ण लोगों के जासूसी का बड़ा खुलासा हुआ है। इस जासूसी को चीन की सेना और खुफिया एजेंसी से जुड़ी कंपनी झेनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड अंजाम दे रही थी। इन 24 लाख लोगों में 10,000 लोग और संगठन भारत के और करीब 35,000 लोग ऑस्ट्रेलिया के थे। इनमें तीनों ही देशों की नामचीन हस्तियां शामिल हैं। भारत में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कांग्रेस की अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी आदि शामिल हैं। झेनहुआ डाटा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी कंपनी लिमिटेड के ग्राहक में चीनी सेना और चीन की कम्युनिस्ट पार्टी शामिल हैं। इस जासूसी के दौरान लोगों की जन्मतिथि, पते, वैवाहिक स्थिति, फोटो, राजनीतिक जुड़ाव, रिश्तेदार और सोशल मीडिया आईडी शामिल है। यह चीन कंपनी ट्विटर, फेसबुक, लिंक्डइन, इंस्टाग्राम और टिकटॉक अकाउंट से सूचना इकट्ठा कर रही थी। इसके अलावा समाचार, आपराधिक रिकॉर्ड और कारपोरेट अपराध शामिल हैं। ज़्यादातर सूचनाओं को ओपन सोर्स से लिया गया था, लेकिन कुछ लोगों के बारे में जानकारी गुप्त बैंक रिकॉर्ड, जॉब आवेदन और मनोवैज्ञानिक प्रोफाइल से ली गई थी। कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी वांग सुईफेंग आईबीएम के पूर्व कर्मचारी हैं और वह दुनिया भर में जनता की राय को धोखे से बदलने, हाइब्रिड वारफेयर और मनोवैज्ञानिक युद्ध चलाने का दावा करते हैं। चीनी कंपनी के निशाने पर ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया की भी प्रधानमंत्री थे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, चीन को पीएम मोदी का कड़ा संदेश, सीमा पर खड़े जवानों के साथ खड़ा है पूरा देश। संसद का मानसून सत्र आज से शुरू हो गया है। सत्र के शुरू होने से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चीन को कड़ा संदेश दिया है। पीएम ने लोगों को कोरोना वायरस से बचने की सलाह देते हुए लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर चीन के सामने डटे जवानों के साथ सदन के खड़ा होने का संकल्प दोहराया। पीएम मोदी ने कहा, पूरा देश एक स्वर में देश के वीर जवानों के पीछे खड़ा है और यह सदन बहुत ही मजबूत संदेश भी देगा। पीएम मोदी ने कहा कि आज हमारी सेना के वीर जवान सीमा पर डटे हुए हैं, बड़ी हिम्मत, जज्बे, बुलंद हौसलों के साथ दुर्गम पहाड़ियों में डटे हुए हैं। जिस विश्वास के साथ वो खड़े हैं, मातृभूमि की रक्षा के लिए डटे हुए हैं, ये सदन भी एक स्वर से संदेश देगा कि सेना के जवानों के पीछे पूरा देश खड़ा है। उन्होंने कहा कि एक विशिष्ट वातावरण में संसद का सत्र आज प्रारंभ हो रहा है। कोरोना भी है, कर्तव्य भी है और सभी सांसदों ने कर्तव्य का रास्ता चुना है।
मैं सभी सांसदों को अभिनंदन और धन्यवाद करता हूं। इस सत्र में कई महत्वपूर्ण निर्णय होंगे, अनेक विषयों पर चर्चा होगी। कोरोना महामारी से लोगों को सतर्क करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना से जो परिस्थितियां बनी हैं उसमें जिन सतर्कताओं के विषय में सूचित किया गया उन सतर्कताओं का पालन हम सबको करना ही करना है। और ये भी साफ है कि जब तक दवा नहीं तब तक कोई ढिलाई नहीं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एसबीआई ने एफडी पर कम की ब्याज दरें जानी है, अब कितना मिलेगा आपको इंटरेस्ट। एसबीआई ने 1 साल से लेकर 2 साल से कम समय वाली एफडी पर ब्याज दरों में 0.20% कटौती की है। नई ब्याज दरें 10 दिसंबर से प्रभावित हो गई हैं। भारतीय स्टेट बैंक ने एफडी पर अपनी ब्याज दरों में कटौती की है। अगर आपको फिक्स डिपॉजिट में निवेश करने की सोच रहे हैं तो आपको नई ब्याज दरों के बारे में जान लेना चाहिए। इससे पहले एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई ने भी फिक्स डिपॉजिट पर मिलने वाले ब्याज दरों में कटौती की। एसबीआई ने 1 साल से लेकर 2 साल से कम समय वाली एफडी पर ब्याज दरों में 0.20% कटौती की है। अब एसबीआई की एफडी पर मिलने वाला फ़ायदा कम हो गया है। नई ब्याज दरें 10 दिसंबर से प्रभावित हो गई हैं। बता दें कि एसबीआई ने इससे पहले 27 मई को एफडी पर ब्याज दरों में बदलाव किया था। के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जीएसटी कंपनसेशन विवाद, 13 राज्यों ने केंद्र की कर्ज योजना के लिए भरी हामी। कोरोना महामारी के बीच जीएसटी क्षतिपूर्ति को लेकर केंद्र द्वारा दिए गए मुआवजे की कमी के पूरा करने के लिए देश के 13 राज्यों ने जीएसटी काउंसिलिंग द्वारा प्रस्तावित उधार के विकल्प को चुना है। वित्त मंत्रालय ने सूत्रों ने यह जानकारी दी है कि 6 राज्य और जिसमें गोवा, असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम और हिमाचल प्रदेश शामिल हैं, ये 1 या 2 दिन में अपना विकल्प देंगे। विकल्प 1 के तहत धन उधार लेने के लिए चुने गए 12 राज्य आंध्र प्रदेश, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, मेघालय, सिक्किम, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और उड़ीसा है। केवल मणिपुर ने विकल्प 2 का चुनाव किया है। पहला विकल्प राज्यों को जीएसटी पर स्विच करने के कारण कर संग्रह की कमी को उधार लेने की अनुमति देता है, जो कि अनुमानित 97,000 करोड़ है। वित्त मंत्रालय द्वारा समन्वित एक विशेष खिड़की के तहत ऋण जारी करने पर दूसरा विकल्प राज्यों को 2.35 लाख करोड़ के पूरे मुआवजे की कमी को पूरा करने की अनुमति देता है, जिसमें कोरोना वायरस संकट के कारण हुई कमी शामिल है। बाजार ऋण जारी करके कुछ राज्यों ने जीएसटी परिषद के अध्यक्ष को अपने विचार प्रस्तुत किए हैं और अभी विकल्पों पर निर्णय लेना बाकी है। 27 अगस्त को एक बैठक में जीएसटी परिषद द्वारा 2 विकल्प तय किए गए थे। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। एलपीजी गैस पर बड़ी खबर, मोदी सरकार को मिली जीत। पूरा हुआ उनका लक्ष्य, देश के लिए वरदान साबित हुई प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना। अपने लक्ष्य में सफल हो गए। इस योजना के तहत 8 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शन देने का लक्ष्य पूरा कर लिया गया है। साथ ही तेल विपणन कंपनियों ने प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज के जरिए उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को 1306.87 लाख एलपीजी रिफिल जारी कर दिए हैं। ये समस्त जानकारी पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने दी है। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के जरिए 8 करोड़ नए एलपीजी कनेक्शनों को जरूरतमंद लोगों को देने में केंद्र सरकार की इस योजना का लक्ष्य पूरा हो गया है। ऐसे में जयपुर से बड़ी बात ये सामने आई है कि केंद्र सरकार ने कोरोना काल में प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के अंतर्गत लाभार्थी को निःशुल्क गैस सिलेंडर दिए। इसके बावजूद गरीबों ने 95 लाख सिलेंडर नहीं। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। यूपी में नई फोर्स का गठन, बिना वारंट कर सकती है गिरफ्तार और ले सकती है तलाशी। प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश विशेष सुरक्षा बल यूपीएसएसएफ के गठन की अधिसूचना जारी कर दी है। एडीजी स्तर के आईपीएस को इस बल का मुखिया नियुक्त किया जाएगा। विशेष परिस्थितियों में बल को बिना वारंट के तलाशी लेने और गिरफ्तार करने का भी अधिकार दिया गया है।
सरकार ने डीजीपी के इसके विधिवत गठन का रोड मैप तैयार करने को कहा है। अधिसूचना में बल के कार्यों, अधिकार क्षेत्र और संगठनात्मक ढांचे का निर्धारण कर दिया गया है। बल में एडीजी के अलावा आईजी, डीआईजी, समादेष्टा, उप समादेष्टा व अन्य अधीनस्थ अधिकारियों की तैनाती होगी। इसका मुख्यालय लखनऊ में होगा। शुरुआत में पीएसी से बल की 5 बटालियन को गठन किया जाएगा। हालांकि इसमें सीधी भर्ती का अधिकार उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को दिया गया है। गृह विभाग के अनुसार शुरुआत में बल में 9,919 जवान होंगे। इन पर एक वर्ष में 1,747 करोड़ रुपए खर्च होने का अनुमान लगाया गया है। यूपीएसएसएफ के जवान की स्पेशल ट्रेनिंग कराई जाएगी। ट्रेनिंग के बाद इन जवानों को प्रदेश में मेट्रो, रेल, एयरपोर्ट, औद्योगिक संस्थानों, बैंकों, वित्तीय संस्थानों, महत्वपूर्ण प्रतिष्ठानों, ऐतिहासिक, धार्मिक व तीर्थ स्थलों एवं अन्य स्थानों व जिला न्यायालयों आदि की सुरक्षा में तैनात किया जाएगा। निजी प्रौद्योगिकी प्रतिष्ठान भी निर्धारित शुल्क जमा करके इस बल की सुरक्षा प्राप्त कर सकेंगे। विशेष परिस्थितियों में बल को बिना वारंट गिरफ्तार करने की शक्ति होगी। इन विशेष परिस्थितियों में बल का कोई सदस्य किसी मजिस्ट्रेट के आदेश के बिना तथा किसी वारंट के बिना ऐसे किसी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सकता है। बल के सदस्य हमेशा ड्यूटी पर माने जाएंगे और प्रदेश के अंदर किसी स्थान पर किसी भी समय तैनाती किए जाने के योग्य होंगे। इसी के साथ अगली बड़ी खबर, एनडीए उम्मीदवार हरिवंश फिर बने राज्यसभा के उपसभापति। पीएम मोदी ने दी बधाई। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन राज्यसभा में उपसभापति का चुनाव हुआ और उन्हें पीएम मोदी सहित विपक्ष के नेताओं ने दी बधाई। उसके बाद आज की कार्रवाई कल तक के लिए स्थगित कर दी गई क्योंकि 17 लोकसभा सांसद कोरोना पॉजिटिव। लोकसभा के 17 सांसद कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। आज के संसदीय का सत्र शुरू हुआ है। सांसदों की जांच सत्र शुरू होने से पहले की गई थी। संसद के मानसून सत्र के पहले दिन ही भारी हंगामे के कारण लोकसभा की कार्रवाई मंगलवार 3 बजे तक के लिए स्थगित हो गई है। पहले दिन लोकसभा में 2 बिल पास हुए। होम्योपैथी के लिए राष्ट्रीय आयोग 2020 और भारत में चिकित्सा पद्धति के लिए राष्ट्रीय आयोग बनाने के लिए बिल पास हुए। प्रश्नकाल पर लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सांसदों को आश्वासन किया है। उन्होंने कहा कि सदस्यों की बात को सुना जाएगा। संकट की घड़ी में परिस्थितियों को समझते हुए सदस्य सहयोग करें। चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। जीएसटी रिटर्न में बिक्री की त्रुटियां हो सकेगी संशोधित। जीएसटी रिटर्न में फाइल होने वाली आउटवार्ड बिक्री की गलतियां अब संशोधित हो सकेगी। जीएसटी का पोर्टल ही जीएसटी R1 में गलती सुधार की सुविधा देगा। सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेस CBIC ने यह सुविधा पोर्टल पर उपलब्ध करा दी है। जीएसटी R3B में माह के कुल खरीद एवं बिक्री के साथ ही इनपुट एवं आउटपुट कर का आंकड़ा भरना पड़ता है। इसके आधार पर संगत माह के कर की गणना होती है। बिक्री की रकम एवं कर को टेबल 3 में भरा जाता है। अभी तक व्यापारी उद्यमी खाता बही देखकर बिक्री की रकम और कर भरते थे। बिक्री का विवरण जीएसटी R1 में प्रत्येक माह की 11 तारीख को भरा जाता था। अब मासिक जीएसटी R1 भरने के बाद जीएसटी R3B में बिक्री के आंकड़े PDF के रूप में दिखेंगे। यह आंकड़े डाउनलोड कर जीएसटी R1 से मिलान करना होगा। कॉन्फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया टैक्सेस के प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र गोयल ने बताया कि जीएसटी R1 में बिक्री के आंकड़े गलत मिलते हैं तो उसे संशोधित कर जीएसटी R3B अपलोड करना होगा। महेंद्र के मुताबिक PDF में आंकड़े के आधार पर संशोधन नहीं करने पर नोटिस मिल सकती है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। बड़ी खुशखबरी, योगी सरकार की पहल पर यूपी में 17 नए रूट पर शुरू होगी विमान सेवाएं।
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की पहल पर यूपी में 17 नए रूट पर विमान सेवाएं शुरू होंगी। केंद्र सरकार ने रीजनल कनेक्टिविटी स्कीम तहत 17 नए मार्गों पर विमान सेवाएं संचालित करने की मंजूरी दे दी है। पिछले सप्ताह सीएम योगी ने केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पुरी के साथ अयोध्या, चित्रकूट और सोनभद्र एयरपोर्ट निर्माण की समीक्षा के दौरान इन नए हवाई मार्गों की मंजूरी का आग्रह किया था। राज्य सरकार भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण को प्रदेश ने नई हवाई अड्डे मार्ग पर आरसीएस के तहत हवाई सेवा संचालित करने का प्रस्ताव दिया था। यूपी के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। इस मंजूरी को लेकर सीएम योगी अधिकारियों के साथ बैठकर आगे रणनीति पर चर्चा करेंगे। गौरतलब है कि यूपी में पहली बार प्रदेश सरकार द्वारा नगर विमानन प्रोत्साहन नीति 2017 लागू की गई है। इस नीति में राजधानी लखनऊ को अन्य राज्यों की राजधानियों से जोड़ने के साथ साथ लखनऊ को प्रदेश के मंडल मुख्यालयों से वायु सेवा के माध्यम से जोड़ने का प्राथमिकता दी गई है। इसी के साथ चलते हैं अगली बड़ी खबर में। फिलहाल नहीं छीनेगा 48,000 परिवारों का आशियाना। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से कहा हल कर दिल्ली सरकार व रेलवे में चल रही है बातचीत। सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में दिल्ली में रेलवे पटरियों के पास 48,000 झुग्गियों को ध्वस्त करने के निर्देश दिए थे, जिसे चुनौती देते हुए कांग्रेस के नेता अजय माकन ने याचिका दायर की थी। इस पर सोमवार को केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट को आश्वासन दिया है कि झुग्गियों को अभी नहीं हटाया जाएगा। केंद्र सरकार ने कहा कि रेलवे दिल्ली सरकार से बात कर रही है और इसका कोई हल निकाला जाएगा। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने उच्चतम न्यायालय से कहा केंद्र को दिल्ली में रेल की पटरियों के पास से 48,000 झुग्गियों को हटाने पर अभी फैसला करना है। मेहता ने भारत के मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली पीठ से कहा कि आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय के परामर्श से रेलवे जब तक 4 हफ्तों के भीतर समाधान नहीं ढूंढता तब तक रेल पटरियों के पास झुग्गी को हटाया नहीं जाएगा। इस संबंध में माकन ने याचिका दायर कर 31 अगस्त को सुप्रीम कोर्ट द्वारा पारित आदेश को वापस लेने की मांग की है, जिसमें कोर्ट ने नई दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे पटरी के आसपास के लगभग 48,000 झुग्गी बस्तियों को 3 महीने में हटाने का निर्देश दिया। इसके अलावा कोर्ट ने निर्देश दिया था कि अदालत झुग्गी झोपड़ी को हटाने पर कोई स्टे न दे। कोर्ट ने जोर देते हुए कहा था कि अतिक्रमण हटाने के काम में किसी भी तरह की राजनीतिक दबाव और दखल अंदाजी कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुनवाई के दौरान रेलवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा था कि दिल्ली में 140 किलोमीटर लंबी रेलवे लाइन के साथ झुग्गी बस्तियों का अतिक्रमण है, जिसमें 70 किलोमीटर लाइन के साथ हैं। रेलवे ने कहा कि एनजीटी ने अक्टूबर 2018 में आदेश दिया था कि जिसके तहत इन झुग्गी झोपड़ियों को हटाने के लिए स्पेशल टास्क फोर्स का गठन किया था, लेकिन राजनीतिक दखल अंदाजी के चलते रेलवे लाइन के आसपास का यह अतिक्रमण हटाया नहीं जा सका। यहीं पे समाचार समाप्त होता है। इसी प्रकार के समाचार को पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।